इन आंकड़ों के जरिए 2011 के भारत की एक साफ तस्वीर पेश करना, आबादी, पढ़ाई लिखाई, लिंग अनुपात, समाज का ताना बाना, और ये सब बिना जानकारी के बोझ तले दबे हुए। मतलब आसानी से समझ आ जाए, है ना? बिल्कुल। तो चलिए इन आंकड़ों को खोलकर देखते हैं कि 2011 में भारत कैसा दिखता था। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जनगणना होती क्यों है और इसका। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 246 वो केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है। अच्छा, आर्टिकल 246। हाँ, और ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गृह मंत्रालय, ठीक है। और इसका इतिहास मतलब कब से हो रही है ये? देखिए, भारत में जनगणना का इतिहास भी काफी पुराना है। पहली कोशिश तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। 1872। लेकिन वो शायद नियमित नहीं थी। हाँ, वो पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से, तब से ये हर 10 साल पे नियमित रूप से होने लगी। अच्छा, 1881 से रेगुलर। जी। और एक नाम आता है हेनरी वॉल्टर का। उन्हें अक्सर भारतीय जनगणना का पिता भी कहा जाता है। शुरुआती दौर में उनका काफी योगदान रहा। हेनरी वॉल्टर, ये नाम याद रखने वाला है। बिल्कुल। तो 2011 वाली कौन सी थी इस क्रम में? 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, और आजादी के बाद देखे तो 7वीं। 15वीं और आजादी के बाद 7वीं। इसका कोई नारा वगैरह भी था? हाँ, इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और उस समय जनगणना आयुक्त थे सीएम चंद्रमौली। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा स्लोगन है। जी। और देखिए, ये नियमित जनगणना किसी भी देश के लिए, खासकर भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए, योजना बनाने और नीतियां तय करने का एक बेहद जरूरी आधार है। सही बात है। आंकड़ों के बिना प्लानिंग कैसे होगी? बिल्कुल। अब अगर हम 2011 के मुख्य आंकड़ों पर आएं, तो उस वक्त भारत की कुल आबादी करीब 121 करोड़ दर्ज की गई थी। 121 करोड़? हाँ, और ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 17.5% था। यानी दुनिया का हर छठा इंसान भारतीय था लगभग। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। और जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग? उसका औसत आंकड़ा था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382? लेकिन इस औसत के पीछे राज्यों में जबरदस्त अंतर है। आप देखिए, एक तरफ बिहार था जहाँ घनत्व 1106 था। 1106 बहुत ज्यादा। हाँ, और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश जहाँ सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 और 17, ये तो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ फिर व्यवहारिक रूप से? इसका सीधा मतलब है संसाधनों पर दबाव, जमीन की उपलब्धता, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, उन पर बोझ, और जीवन की गुणवत्ता में भी भारी अंतर। जहां बिहार जैसे राज्यों में इतनी घनी आबादी के कारण इन सब पर भारी दबाव रहता है, वहीं अरुणाचल जैसे राज्यों में कम आबादी के कारण चुनौतियां अलग किस्म की होती हैं, जैसे कनेक्टिविटी, विकास को दूर दराज तक पहुंचाना। सही। यही कहानी केंद्र शासित प्रदेशों में भी दिखती है। दिल्ली का घनत्व तो क्या कहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ था, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,320? जी। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह सबसे कम था, सिर्फ 46। 46? तो बहुत बड़ा रेंज है ये तो। बहुत बड़ा। अब राज्यों की कुल आबादी देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे था, इसमें तो खैर कोई हैरानी नहीं। हाँ, वो तो अपेक्षित था। और सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम था। सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली अव्वल और लक्षद्वीप आखिरी पायदान पर था। दिल्ली और लक्षद्वीप, ठीक है। जिलों के स्तर पर भी एक रोचक तथ्य है। सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला मुंबई का ठाणे था, उस समय के विभाजन के हिसाब से। अच्छा, ठाणे। और सबसे कम आबादी वाला जिला अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में बसावट कितनी अलग अलग तरह की है। हाँ, ये विविधता तो हर आंकड़े में दिख रही है। आबादी के साइज के साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये आबादी बढ़ किस रफ्तार से रही थी। बिल्कुल, वृद्धि दर। हाँ, तो 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.7% रही। मतलब सटीक कहें तो 17.64%। जी, 17.64%। लेकिन इसी दशक में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। नागालैंड भारत का इकलौता राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, -0.6%। हाँ, -0.6%। ये काफी डिस्कस भी हुआ था उस वक्त। मतलब वहां 10 साल में आबादी बढ़ने के बजाय घट गई। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल अनूठी बात थी ये। वहीं सबसे तेज रफ्तार से आबादी बढ़ने वाला राज्य कौन सा था? वो मेघालय था। मेघालय, ठीक। इस दशकीय वृद्धि दर को अगर हम ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो कुछ दशक बहुत अहम रहे हैं, जैसे 1911 से 1921 का दशक। हाँ। उस वक्त वृद्धि दर बहुत कम थी, बल्कि नकारात्मक ही थी।
-0.31%। इसके पीछे मुख्य कारण महामारियां और अकाल थे। अच्छा, नेगेटिव ग्रोथ। हाँ, इसीलिए साल 1921 को महाविभाजन का वर्ष या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, क्यों? क्योंकि इसके बाद से भारत की जनसंख्या मोटा मोटा लगातार बढ़ती ही रही है। अच्छा, इसलिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। दूसरी तरफ 1951 से 1981 के जो 3 दशक थे, उन्हें भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानते हैं। जनसंख्या विस्फोट मतलब बहुत तेज ग्रोथ। हाँ, बहुत तेजी से। आजादी के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, मृत्यु दर कम हुई, लेकिन जन्म दर तब भी ऊंची बनी हुई थी। ये मुख्य कारण थे। समझ गया। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर दादरा एवं नगर हवेली में देखी गई थी। काफी ज्यादा थी वहाँ। अच्छा, दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। तो आबादी बढ़ रही थी, लेकिन क्या ये आबादी पढ़ लिख भी रही थी? साक्षरता के आंकड़े क्या कहते हैं? पहले तो ये साफ कर लें कि 2011 में साक्षर माना किसे गया। हाँ, ये परिभाषा जरूरी है। परिभाषा के मुताबिक 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जी, जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना गया। हाँ, मतलब सिर्फ हस्ताक्षर कर पाना काफी नहीं था, समझना भी जरूरी था। सही। तो इस पैमाने पर 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। 74.04%। इसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% जी, और महिलाओं की 65.46% थी। यहाँ एक बड़ा अंतर साफ नजर आता है। हाँ, ये पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच लगभग 16.68% का अंतर था। 16.68%, ये तो काफी बड़ा गैप है। जी, और ये आंकड़ा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। ये समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अवसर, उनके सशक्तिकरण से जुड़ा एक बहुत अहम संकेतक है। सही कहा। जहां पुरुषों की साक्षरता 80% से ऊपर थी, वहीं महिलाओं का 2/3 से भी कम होना, ये एक चिंता की बात तो थी ही। बिल्कुल। राज्यों में क्या स्थिति थी? केरल तो शायद हमेशा की तरह आगे रहा होगा। हाँ, केरल अपनी उच्च साक्षरता दर लगभग 94% के साथ सबसे आगे था। ये तो मतलब लंबे समय से चला आ रहा ट्रेंड है। और सबसे पीछे बिहार में साक्षरता दर सबसे कम थी। बिहार। और केंद्र शासित प्रदेशों में? केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप साक्षरता में अव्वल था और दादरा एवं नगर हवेली सबसे पीछे। लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि जिला स्तर पर भी काफी विविधता थी। सबसे ज्यादा साक्षर जिला मिजोरम का सेरचिप था। सेरचिप, मिजोरम। और सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर था। अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। तो मतलब राज्यों के अंदर भी काफी असमानता है। बिल्कुल। और एक और अहम बिंदु, पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो सबसे ज्यादा अंतर था, वो राजस्थान राज्य में पाया गया था। राजस्थान में सबसे ज्यादा गैप, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, साक्षरता के बाद एक और महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है लिंगानुपात। जी, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। जी, सेक्स रेशियो। 2011 में भारत का औसत लिंगानुपात 943 था। ये 2001 के 933 से थोड़ा बेहतर था, जो शायद एक अच्छी बात है। हाँ, एक मामूली सुधार था, कह सकते हैं। राज्यों में यहाँ भी केरल सबसे आगे था। केरल यहाँ भी टॉप पर। हाँ, कितना था वहाँ? वहाँ लिंगानुपात 1000 से ऊपर था, 1084। यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। वाह, ये तो बढ़िया है। जी। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर काफी चिंताजनक थी, जैसा सुनने में आता है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था। हाँ, हरियाणा, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 879 महिलाएं थीं। 879, ये तो काफी कम है। और रुकिए, अगर हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ देखें तो स्थिति और भी मतलब भयावह थी। दमन और दीव में लिंगानुपात सिर्फ 618 दर्ज किया गया था। 618 सिर्फ? जी, 618। ये आंकड़ा वाकई स्तब्ध करने वाला है। ये दिखाता है कि जो राष्ट्रीय औसत होता है ना, वो कई बार क्षेत्रीय सच्चाइयों को छुपा लेता है। सही बात है। 618 तो मतलब बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। हाँ। इतना कम लिंगानुपात समाज में गहरे बैठे लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या जैसी गंभीर समस्याओं और महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए की ओर साफ इशारा करता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक सामाजिक संकट का प्रतीक है। बिल्कुल। हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक अपवाद था, जहां लिंगानुपात केरल की तरह ही काफी अच्छा था, 1037। अच्छा, पुडुचेरी में बेहतर था। जी,
और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा है बाल लिंगानुपात। हाँ, 0 से 6 साल वाला। हाँ, 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, इसे भविष्य के लिंगानुपात का संकेतक माना जाता है। तो वो कितना था? 2011 में ये 919 था। कुछ स्रोतों में 918 भी मिलता है। 919, ये ओवरऑल 943 से भी कम है। हाँ, और चिंता की बात ये थी कि ये 2001 के 927 से भी कम था। अरे, मतलब स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ रही थी। जी, ये एक गंभीर चिंता का विषय था। बाल लिंगानुपात का कम होना दिखाता है कि जन्म के समय या उसके तुरंत बाद लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा था। ये तो बहुत ही सीरियस बात है। इसमें राज्यों में कौन आगे पीछे था? राज्यों में बाल लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे था और हरियाणा यहाँ भी सबसे पीछे था। हरियाणा यहाँ भी सबसे कम। अब जरा समाज के ताने बाने को और समझने के लिए अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और अनुसूचित जाति यानी एससी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहले एसटी की बात करते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 2011 में देश में सबसे ज्यादा एसटी आबादी मध्य प्रदेश राज्य में रहती थी संख्या के हिसाब से। मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हम राज्य की कुल जनसंख्या में एसटी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मिजोरम सबसे आगे था। वहाँ लगभग 94.4% आबादी एसटी थी। अच्छा, प्रतिशत में मिजोरम? जी, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में एसटी आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। जनगणना के अनुसार उस समय भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील थी। भील जनजाति, ये इंटरेस्टिंग है। तो मतलब सबसे ज्यादा संख्या होना और सबसे ज्यादा प्रतिशत होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि आंकड़ों को किस संदर्भ में देखा जा रहा है। सही। अब एससी की बात करते हैं। हाँ, अनुसूचित जाति यानी एससी, ये देश की कुल आबादी का लगभग 16.6% थे। 16.6%। सबसे ज्यादा एससी आबादी संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश में थी, यूपी में। लेकिन राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से देखें तो पंजाब में एससी आबादी का अनुपात सबसे ज्यादा था, लगभग 31.9%। पंजाब में प्रतिशत सबसे ज्यादा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जी, अब धार्मिक संरचना पर एक नजर डालें तो 2011 में भारत की लगभग 79.8% आबादी हिंदू थी। करीब 80%। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह मुस्लिम समुदाय था। इसके बाद ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% थे। ठीक है। राज्य स्तर पर देखें तो हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। हिमाचल में। और सरकार ने 6 समुदायों मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। यहाँ ये बता दें कि इन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए हम किसी भी तरह का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े हैं जो जनगणना में दर्ज हुए। ये तो हुई सामाजिक संरचना की बात। अब जरा आर्थिक पहलू और रहन सहन पर आते हैं, मतलब कामकाज, शहरीकरण और भाषाएं। हाँ, ये भी जरूरी है। 2011 की जनगणना में कामकाजी आयु वर्ग 15 से 59 साल माना गया था। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा ये सामने आया कि भारत का लगभग 54% कार्यबल यानी वर्कफोर्स वो प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था। 54%, मतलब आधे से ज्यादा लोग खेतीबाड़ी या उससे जुड़े कामों में। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ उस वक्त भी काफी हद तक कृषि ही थी। सही। महिला कार्यबल भागीदारी दर मतलब फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट, ये भी एक अहम सूचक है। ये दर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी बेहतर थी, 30.02%। और शहरी क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में ये 25.51% थी। अच्छा, तो गांवों में महिलाएं काम में ज्यादा भागीदार थी। हाँ, इसका एक कारण ये हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों में खेती और उससे जुड़े कामों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है, जो शायद हमेशा दर्ज भी नहीं होती। हो सकता है। अब शहरीकरण की बात करें तो इसमें भी राज्यों में बड़ा फर्क था। गोवा सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्य था। गोवा? हाँ, वहाँ ज्यादातर आबादी शहरों में रहती थी। वहीं हिमाचल प्रदेश सबसे कम शहरीकृत राज्य था, जहाँ ग्रामीण आबादी का अनुपात बहुत ज्यादा था। हिमाचल बिल्कुल पहाड़ी राज्य है, समझ आता है। और अगर हम सबसे बड़े महानगरीय शहर की बात करें आबादी के लिहाज से, तो वो मुंबई था। मुंबई। भाषाओं की विविधता तो भारत की पहचान ही है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सबसे ज्यादा था, 43.63%। करीब 44%। हाँ,
इसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली थी 8.3%, बंगाली। और तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी थी 6.86%। मराठी तीसरी, ये जानना रोचक है। जी, ये दिखाता है कि हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषाओं का कितना महत्व है। बिल्कुल। कुछ और जरूरी संकेतक हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हालांकि ये थोड़े चिंताजनक हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर IMR। हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, यानी प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या 2011 में ये 44 थी। 44 प्रति 1000। जी, इसी तरह मातृ मृत्यु दर यानी MMR, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, हाँ, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भावस्था या प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या, ये 178 थी। 178 प्रति लाख। ये आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बताते हैं। बिल्कुल, उनकी पहुंच और गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। गरीबी का क्या आंकड़ा था? गरीबी भी एक बड़ी सच्चाई थी। तेंदुलकर समिति की गणना के अनुसार लगभग 13.10% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। 13% से ज्यादा? हाँ, राज्यों में देखें तो बिहार में गरीबी का अनुपात सबसे ज्यादा था, जबकि गोवा में सबसे कम। बिहार और गोवा, ये फिर से वो अंतर दिखता है। जी, ये आंकड़ा सीधे तौर पर विकास और अवसरों की असमानता से जुड़ा है। और झुग्गियों का भी जिक्र था शायद। हाँ, शहरीकरण के साथ झुग्गियों की समस्या भी जुड़ी है। देश में लगभग 65 लाख परिवार झुग्गियों में रहते थे। 65 लाख परिवार? जी, और इनमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में थी। ये शहरी विकास के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही में। और आखिर में एक छोटी सी जानकारी, जहां जनसंख्या जनगणना हर 10 साल में होती है, वहीं कृषि जनगणना जो खेती किसानी से जुड़े आंकड़े जुटाती है, वो हर 5 साल में आयोजित की जाती है। अच्छा, कृषि जनगणना हर 5 साल में, ये भी जानना जरूरी है। तो कुल मिलाकर 2011 की जनगणना के ये आंकड़े हमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाते हैं जो विविधताओं से भरा है। कहीं उम्मीदें जगाता है तो कहीं चिंताएं भी। बिल्कुल, एक बहुत मिली जुली तस्वीर। हाँ, हमने देखा कि कैसे जनसंख्या घनत्वों में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच जमीन आसमान का फर्क है, कैसे साक्षरता में केरल और बिहार 2 अलग ध्रुवों पर खड़े हैं, और कैसे लिंगानुपात में केरल और हरियाणा या बल्कि दमन दीव बिल्कुल विपरीत कहानी कहते हैं। हाँ, वो 618 वाला आंकड़ा तो भूलना मुश्किल है। बिल्कुल। नागालैंड की नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर या दमन दीव का इतना कम लिंगानुपात जैसे आंकड़े हमें वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन असाधारण स्थितियों के पीछे क्या कारण रहे होंगे और इनका समाज पर क्या असर पड़ा होगा। सही कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों की झलक है। बिल्कुल। और देखिए, ये 2011 के आंकड़े हमें एक पड़ाव पर लाकर खड़ा करते हैं जहां से हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। ये डेटा हमें कई अहम सवाल पूछने के लिए उकसाता है। जैसे 2011 में जो क्षेत्रीय असमानताएं हमने देखी, चाहे वो विकास के संकेतों में हो, साक्षरता में हो या स्वास्थ्य में, क्या वो पिछले 1 दशक में, मतलब अब तक, कम हुई हैं या और बढ़ गई हैं? ये बहुत अहम सवाल है। क्या नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर अब भी नकारात्मक है या वहाँ कोई बदलाव आया है? और सबसे ताजा, हाल की कोविड-19 महामारी, हाँ, उसका असर आने वाली जनगणना के आंकड़ों पर कैसा दिखेगा? मृत्यु दर पर, लोगों के माइग्रेशन पैटर्न पर, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच पर, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? ये सब जानना बहुत जरूरी होगा अगली जनगणना में। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पिछले आंकड़े हमें सिखाते हैं कि भविष्य की नीतियां बनाते समय इन विविधताओं और असमानताओं का ध्यान रखना कितना जरूरी है, ताकि विकास का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंच सके। सही कहा। इन आंकड़ों पर सोचना, मनन करना न सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाता है, बल्कि हमें अपने देश को, इसकी चुनौतियों और इसकी संभावनाओं को बेहतर ढंग से